So in this part of the video we have to cover about the atmospheric pressure. If we talk about atmospheric pressure, then first you should revise that thing कि our earth is surrounded by a blanket of air which is called atmosphere. हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड एक एयर का ब्लैंकेट है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, एंड दिस एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन इट एंड ऑन द अर्थ सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अर्थ का सरफेस है एंड ये जो पूरा एरिया है, इफ दिस इज एटमॉस्फेयर, इफ दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर, तो इस एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So exact definition of atmospheric pressure is the pressure exerted by the weight of air on an object on earth is called atmospheric pressure. एयर जो है, एयर के वेट की वजह से जो अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट होने वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सबसे अच्छा जो एक एग्जाम्पल है वो इस एक्टिविटी में शो अप हुआ है. आई होप यू ऑल नो अबाउट द रबर सकर्स. रबर सकर्स करके एक वो रबर की थिन मेम्ब्रेन से बनी हुई इस शेप की शीट होती है, एंड जब वो फ्लोर पर स्टिक हो जाती है तो उसको वापस निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. उसका रीज़न क्या है? When rubber sucker is pressed onto the smooth surface, जब हम इस रबर सकर को एक स्मूथ सरफेस के ऊपर प्रेस कर देते हैं, the air between the sucker and surface escapes. जो इस सकर के और फ्लोर के बीच में जो एयर है वो एस्केप हो जाती है क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेस कर दिया. The pressure inside the rubber sucker becomes less than the atmospheric pressure. अब ये जो रबर सकर है इसके ऊपर कोई ना कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है, जो एयर है, वो तो रबर सकर के ऊपर भी प्रेजेंट है, एयर तो हर जगह प्रेजेंट है. तो इसी वजह से जो सकर के अंदर और फ्लोर के बीच में एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर तो कोई एयर बची ही नहीं. जबकि जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है इस रबर सकर के ऊपर की डायरेक्शन से वो बहुत ज़्यादा है. तो व्हाट यू कैन सी कि रबर के ऊपर इस डायरेक्शन में लगने वाला जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, एंड इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है. देयरफॉर वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमूव इट एज द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस इट फ्रॉम आउटसाइड. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज ये डोर हो एंड यहाँ से कोई उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ धक्का लगा रहा है, एंड यहाँ से अगर मैं ऐसे बात करूँ तो यहाँ से बहुत कम तरीके से कोई उसको पुश कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, दरवाज़ा खुलने में बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि उस साइड से आने वाला जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है. तो दैट इज़ वाई द सेम सिनेरियो वर्क्स ओवर द रबर सकर. रबर सकर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर विच इज़ kept or which is collected inside the rubber sucker. That's why it is very much difficult to remove a rubber sucker from the floor. अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो इसका नाम है बैरोमीटर, जो कि एक इटालियन फिजिस्ट ने इन्वेंट किया था. सो बैरोमीटर इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड अगर मैं नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, जो नॉर्मल कंडीशंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है, उसको हम लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. इस Hg का मतलब होता है मरकरी. मरकरी जो एलिमेंट है उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं Hg से. तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, this is the normal or standard atmospheric pressure. Next, the very important thing is atmospheric pressure varies with altitude. Altitude means height. इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्चुअल में हाइट के साथ वैरी करता है. जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा.
as we go higher up, the altitude increases. With the increase in altitude, the atmospheric pressure decreases because the layer of the air column above us becomes thinner. Hence, the pressure exerted by the air on us decreases. आप imagine करो that this is you, and आपके ऊपर ये एयर का कॉलम है. ये जो पूरा आपका एक मैंने कंटेनर बनाया है, ये पूरा का पूरा एयर से फिल है, क्योंकि आपके ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा सा कॉलम है, और ये जो पूरी एयर की कॉलम है ये आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. आप अर्थ के सरफेस पे हो. लेकिन जैसे जैसे आप माउंटेनियस रीजन्स में ऊपर सी लेवल से हाई 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 जाते जाओगे, वैसे वैसे अगर पहले आप यहाँ थे और आप और हाइट पर अगर गए तो अब आप यहाँ हो, तो अब जो आपके ऊपर एयर कॉलम प्रेजेंट होगा, ये जो एयर कॉलम है इसकी विड्थ कम होगी एज कंपेयर टू दिस एयर कॉलम विड्थ. दैट मीन्स जैसे जैसे हम हाइट ऑल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं, दैट मीन्स सी लेवल से हम जितना ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, उतना ही हमारे ऊपर जो एयर कॉलम का वॉल्यूम प्रेजेंट है वो कम होता जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द हायर द एल्टीट्यूड वी रीच ऑन, द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स. एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होता रहता है. बट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जाननी है, दैट इज high atmospheric pressure does not affect us because fluids such as blood in our body also exert a pressure which cancels the effect of atmospheric pressure. अगर हम लोअर एल्टीट्यूड पे यानी हम ज़्यादा हाइट पे नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये हमको बायोलॉजिकली हमारी हेल्थ को डैमेज नहीं करता. हमारी बॉडी में जो ब्लड है या कोई भी हमारी बॉडी का फ्लूइड है, उन फ्लूइड्स के ऊपर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन जब हम ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है, देन दिस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट्स अस. आपने देखा होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जब माउंटेन्स पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत बार अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कैरी करते हैं. उसका रीज़न क्या होता है कि जो ज़्यादा हाइट्स पर जाने की वजह से वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है. तो लो ऑक्सीजन वैल्यू की वजह से जो क्लाइंबर्स हैं उनकी नोज़ से ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो सकता है. दैट्स वाई द people climbing mountains, they carry the oxygen cylinders with them due to the low atmospheric pressure at very much high altitude, because in the low atmospheric pressure the availability of oxygen decreases. After studying pressure and atmospheric liquid pressure and atmospheric pressure, it's time to look upon the various applications of pressure in our daily life. हमारे डेली लाइफ में हम इस प्रेशर, फोर्स, एरिया, इसी सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने होते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है कि अगर कोई शार्प नाइफ है तो उससे हम वेजिटेबल्स को बहुत इजीली कट कर पाते हैं, लेकिन जो ब्लंट नाइफ होता है यानी कि जो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता, हम उससे इजीली वेजिटेबल्स कट नहीं कर पाते. उसका रीज़न क्या है? आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा. अगर मैं शार्प नाइफ की बात करती हूँ तो शार्प नाइफ का मतलब है उसका एरिया होगा बहुत कम. तो ड्यू टू इट्स लेस एरिया, द प्रेशर विच नाइफ एक्सर्ट ऑन द वेजिटेबल इज वेरी मच हाई, हेंस वी आर एबल टू कट द वेजिटेबल्स easily. But in the case of blunt knife, जो sharp knife नहीं होता, it is having the blunt end, that's why it has more area, as a result of which the pressure value is very less which it exerts on the vegetables. Hence it's very difficult to cut vegetables easily with knife. Second is, it is very easy to fix a sharp pin on a board since pressure exerted by its sharp tip is high due to the small area it occupies. अगर हमारे पास
कोई ऐसी पिन है जिसका जो एंड है, जिसकी जो टिप है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, उसको हम बहुत ईजिली बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो शार्प टिप है जिसकी वजह से उसका एरिया कम है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी और इसलिए हम उसको बोर्ड में ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो आप लोगों से रिलेट करता हुआ है। आपने ये चीज़ फील की होगी कि जिस बैग की स्ट्रैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं, वो जो बैग की स्ट्रैप्स हैं वो आपको कभी भी पेन शोल्डर्स में इतना ज़्यादा नहीं करती। लेकिन अगर आपके बैग्स थिन स्ट्रिप वाले होते हैं तो आपके शोल्डर्स पे मार्क आ जाते हैं, एंड इसके अलावा वो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन भी देता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बैग में है वेट, और स्ट्रैप का, अगर स्ट्रैप बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा तो वो जो स्ट्रैप्स हैं वो प्रेशर कम लगाएंगी, और प्रेशर कम लगाएंगी तो आपके शोल्डर्स पर पेन कम होगा। बट द थिंग्स आर वेरी मच ऑपोजिट व्हेन द स्ट्रैप्स ऑफ द बैग इज़ वेरी मच थिन। After this, skis have very broad surface area to reduce the pressure on the snow. This prevents the ice from breaking the skis from the skiing sinking into the snow. जो आपने skis देखे होंगे जो snow में चलते हैं, जिनको हम snow में यूज़ करते हैं, एक्चुअल में उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। ब्रॉड सरफेस एरिया होने की वजह से एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उनका प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से वो स्नो सरफेस के ऊपर प्रेशर कम लगाते हैं और हम स्नो पर इजीली चल पाते हैं, और वो वो एमर्ज नहीं हो जाते, वो पेनिट्रेट नहीं कर जाते, आइस को ब्रेक नहीं करने देते, और हम इजीली स्कीज की हेल्प से स्नो पर चल पाते हैं। इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कैमल्स हैं वो सैंड पर बहुत इजीली चल पाते हैं, जबकि हमारे लिए सैंड पर चलना किसी डेजर्ट में वो बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारे पैर जो हैं वो उसमें सैंड में अंदर एमर्ज आउट हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अगर आप कैमल के फीट को देखो, यू कैन लुक एट ओवर द कैमल फीट। कैमल के जो फीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तो यानी उनके फीट का एरिया जो है वो ज़्यादा है। एरिया अगर ज़्यादा है तो कैमल का फीट जो है वो सैंड के ऊपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से इट विल नॉट सिंक इनटू द सैंड। इसीलिए जो कैमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली सैंड में चल पाते हैं, जबकि हम नहीं चल पाते। These last three are the very much important. You can again look it over here. When you drink something from a glass using a straw, the liquid rises through the straw due to the atmospheric pressure acting on the liquid in the glass. When you suck the liquid upward, the pressure inside the straw decreases, and the atmospheric pressure acting on liquid is in the glass cause it to rise up through the straw. आप जब straw के through ग्लास में से कोई लिक्विड सक करते हैं तो एक्चुअल में वो कैसे स्ट्रॉ में राइज हो जाता है? इसका भी रीजन जो है वो यही है दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड। जो इस ग्लास के अंदर लिक्विड है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। एंड जब आप सक करते हैं एयर को अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो स्ट्रॉ है इसके अंदर एयर का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है स्ट्रॉ के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी डिक्रीज्ड एयर प्रेशर इन स्ट्रॉ की वजह से जो लिक्विड है वो इस स्ट्रॉ के थ्रू राइज अप कर जाता है। एग्जैक्टली यही सिनेरियो काम करता है कि सिरिंजेस जो हैं, सिरिंजेस में बॉडी से ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो ब्लड का प्रेशर है वही पुश करता है ब्लड को सिरिंज के अंदर आने में एज वी विड्रॉ द प्लंजर। प्लंजर मीन्स दिस थिंग। हम जैसे ही इस प्लंजर को विड्रॉ करते हैं तो जो ब्लड का प्रेशर है हमारी बॉडी में वो ही प्रेशर फोर्स करता है ब्लड को इस सिरिंज के थ्रू आने में अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा आप लोग अगर हमेशा देखें तो अगर हम किसी भी डैम को देखेंगे तो जो डैम की वॉल्स होती हैं ना वो हमेशा बॉटम पोर्शन में बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं एंड अपर पोर्शन में बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही होता है दैट डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द वॉल्स आर थिकर एट द बॉटम। दिस इज डन टू विथस्टैंड द लिक्विड प्रेशर, ताकि लिक्विड का जो प्रेशर आए उसको विथस्टैंड कर पाए, क्योंकि अगर बॉटम में एरिया ज़्यादा होगा तो जो प्रेशर ये फील करेगा वो प्रेशर कम हो जाएगा और हमारा डैम जो है वो डैमेज होने से
प्रिवेंट हो जाएगा. So these all are the various practical applications that work on the phenomena of pressure, liquid pressure and various other fluids pressure. Please watch this video again and again so that you can grab your concepts and clear them easily.